हेलो हेलो साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे। प्यारे साथियों, भूकंप का ये जो नोट्स मैं तैयार किया हूँ, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि इस चैप्टर से किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। तो प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि अगर देखा जाए तो इस भूकंप का जो मैं ये नोट्स तैयार किया हूँ, बहुत ही आसान भाषा में बेसिक से प्यारे साथियों मैंने ये नोट्स तैयार किया हुआ है। इस नोट्स को अगर पढ़ लेते हैं तो किसी भी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है प्यारे साथियों। और हाँ, इसको पढ़ने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे उसका प्रैक्टिस सेट भी मैं अगले वीडियो में आपको दे दूंगा। और हाँ प्यारे साथियों, इस नोट्स का पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल माय टीचिंग पॉइंट में उपलब्ध है। प्यारे साथियों, इस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए, फिर उस पीडीएफ को पढ़ लीजिए, उसके बाद इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट मैं कराऊंगा उसको एक नज़र देख लीजिए। अगर 3 स्टेप ये कर लेते हैं तो किसी भी चैप्टर का अगर 3 स्टेप अगर पूरा कर लेते हैं प्यारे साथियों, तो एक भी क्वेश्चन आपको किसी भी एग्ज़ाम में मिस नहीं होगा और आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यानी आपको रटना नहीं पड़ेगा प्यारे साथियों। और इस 3 स्टेप में खुद ब खुद चीज़ें आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। तो आइए देर न करते हुए इसके बारे में हम बात करें। भूकंप यानी अर्थक्वेक क्या होता है, यानी सिस्मिसिटी क्या होता है प्यारे साथियों, इसको हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक यानी सिस्मिसिटी कहते हैं प्यारे साथियों। ये होता क्या है, तो बता दें आपको कि भूपर्पटी में जो कंपन होता है उसी को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। यानी भूपर्पटी जो कांपती है प्यारे साथियों, भूपर्पटी क्या होती है, जो भूपर्पटी जो है ये जो कांपती है प्यारे साथियों, इसी को क्या कहते हैं, इसी को भूकंप कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि भूकंप के क्या क्या कारण हैं, भूकंप के कारण क्या होते हैं, इसको आइए देखा जाए। तो भूकंप के अगर कारण की बात किया जाए प्यारे साथियों, तो ये भूकंप के कारण है। ठीक है ना, भूकंप के ये कारण है प्यारे साथियों, आप देख पा रहे हैं ये भूकंप के कारण है। ठीक है, ये भूकंप के कारण है। क्या कारण है, टेक्टोनिक कारण, ज्वालामुखी कारण और पृथ्वी के आंतरिक क्रियाएं हैं, मानव जनित कारण। ये प्रमुख 4 प्रमुख कारण है प्यारे साथियों। आइए देखिए ये टेक्टोनिक कारण क्या है। ठीक है ना, तो टेक्टोनिक कारण के अगर बारे में बात करें तो थोड़ा सा आगे आपको चलना होगा। तो नेक्स्ट पेज पे देखा जाए, ये आपका है टेक्टोनिक कारण, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये देख पा रहे हैं टेक्टोनिक कारण क्या होता है। तो प्यारे साथियों, अगर हम बात करें टेक्टोनिक कारण के बारे में, तो भूपर्पटी यानी क्रस्ट के नीचे, ध्यान से आप देखिएगा इस पॉइंट को, कि भूपर्पटी यानी क्रस्ट के नीचे 7 बड़ी और 20 छोटी छोटी प्लेटें हैं, है ना, जो मेंटल भाग में स्थित द्रवित पदार्थ अर्थात मैग्मा पर टिकी हुई हैं। और ये प्लेटें जो हैं गतिमान अवस्था में हैं। कुछ प्लेटें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए एक बार थोड़ा सा मैं इसको देख ऊपर कर दूं, कुछ प्लेटें जो है निकट आती हैं तो कुछ प्लेटें दूर जाती हैं, और कुछ प्लेटें जो है ऊपर नीचे गति करती है। ठीक है ना, और कुछ प्लेटें ऊपर नीचे क्या होती हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट भूला हुआ है, कुछ प्लेटें ऊपर नीचे गति करती हैं, जिन्हें क्रमशः क्या कहते हैं, अभिसारी गति, अपसारी गति और रूपांतरित गति कहते हैं प्यारे साथियों। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्लेट जो होता है मेंटल भाग में स्थित द्रवित पदार्थ यानी मैग्मा पर टिकी हुई है, और ये प्लेटें गतिमान अवस्था में हैं। कुछ प्लेटें क्या करती हैं, निकट आती हैं, तो कुछ प्लेटें दूर जाती हैं, और कुछ प्लेटें जो ऊपर नीचे गति करती हैं, जिन्हें हम क्रमशः अभिसारी, अपसारी और रूपांतरित गति कहते हैं। प्यारे साथियों, ये बता दें आपको कि ये जो प्लेटें हैं, प्लेटें जो हैं यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्लेटों की यही गतियाँ जो हैं भूपर्पटी पर भूकंप के लिए जिम्मेदार हो जाती हैं। यानी प्लेटों की जो गतियां हैं ये भूपर्पटी पर ना भूकंप के लिए जिम्मेदार होती हैं, जिसे टेक्टोनिक कारण कहते हैं। ठीक है ना, नीचे चित्र से आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ देखिएगा, ये जो प्लेटें हैं, मैंने अभिसारी गति के बारे में बात किया था प्यारे साथियों। तो यहाँ पे अभिसारी की बात किया जाए तो ये है आपका अभिसारी गति, देख पा रहे हैं। इसमें एक प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, यानी अभिसारी गति ये है। और जब निकट आएंगे प्यारे साथियों, तो आपको पता है कि जब 2 प्लेटें, मान लीजिए 2 प्लेटें हैं, जब ये 2 प्लेटें पास आएगी तो जाहिर सी बात है ये प्लेटें टकराएंगी। जब ये प्लेटें टकराएंगी
तो टकराने से क्या होगा, इस भूपर्पटी पे कंपन होगा, ठीक है ना। और इसी कंपन को क्या कहेंगे, हम भूकंप कहेंगे, ठीक है। इसी कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लेटें देखो पास आ रही है, इसमें अगर देखा जाए तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जा रहा है, यानी जिस प्लेट का घनत्व ज़्यादा होगा वो हल्के घनत्व वाले प्लेट के क्या होगा, नीचे जाएगा। तो देखिए ये नीचे जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे ये नीचे जा रहा है। और नीचे जो है ये मैग्मा है, यानी प्लेट के नीचे जिस पे ये प्लेट टिकी हुई है वो मैग्मा नामक एक द्रवित पदार्थ पे टिकी हुई है। और ये जब मैग्मा में प्लेट जाएगी तो ये क्या होगा, गलना शुरू हो जाएगी और यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होने लगेगा, ठीक है ना। तो ज्वालामुखी भी ये भूकंप के लिए क्या है, जिम्मेदार है। बात करेंगे आगे। अपसरण गति के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए, प्यारे साथियों अपसरण गति की अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर जा रही है। जब दूर जाएगी प्यारे साथियों तो इस दरार से जो ये मैग्मा निकलेगा प्यारे साथियों, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें तनाव उत्पन्न होगा और इस तनाव से दबाव होगा प्लेटों पे, और इस प्लेटों के दबाव से भी क्या होगा प्यारे साथियों, कंपन महसूस होगा, कंपन होगा। और इसी कंपन को क्या कहते हैं, हम भूकंप कहते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे अगर देखा जाए रूपांतरित गति के बारे में बात की जाए तो ये रूपांतरित गति है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये रूपांतरित गति है, थोड़ा सा और नीचे कर दें, ये रूपांतरित गति है प्यारे साथियों। और इस रूपांतरित गति में बात की जाए तो ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। ये प्लेटें क्या होती है, ऊपर नीचे गति कर रही हैं, ठीक है ना, ये ऊपर नीचे गति कर रही हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये प्लेटों का संरचनात्मक किनारा है प्यारे साथियों, ये संरक्षित किनारा है प्यारे साथियों। इस प्लेटों के ऊपर नीचे गति करने की वजह से ये प्लेटें क्या होती है, टकरा जाती हैं। और टकराने के बाद क्या होता है प्यारे साथियों, इस भूपर्पटी पे कंपन उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो ये रहा टेक्टोनिक कारण प्यारे साथियों, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, ज्वालामुखी कारण। ज्वालामुखी कारण क्या होता है, इसको देखा जाए कि भूकंप के लिए ये ज्वालामुखी कारण कैसे जिम्मेदार है। यहाँ पे पॉइंट को ध्यान से देखिएगा प्यारे साथियों कि ज्वालामुखी कारण क्या है। अगर हम बात करें प्लेटों के अभिसरण गति के दौरान, अभी हमने बात किया था प्लेटों के अभिसरण गति के दौरान अधिक घनत्व वाली प्लेट जो है कम घनत्व वाली प्लेट के से जब टकराती है तो उस समय प्लेटों के टकराने से भूपर्पटी पर कंपन होता है और उसी दौरान कम घनत्व वाला प्लेट टूट जाती है। यहाँ पे देखिएगा कम घनत्व वाला प्लेट टूट जाती है और प्लेट के नीचे उपस्थित मैग्मा बाहर आने लगता है, ठीक है ना, जिससे कि टूटते हुए प्लेटों पर दबाव पड़ता है। इस दौरान भी भूपर्पटी पे कंपन होता है, इसी कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, ठीक है ना। यानी प्लेटों के अभिसरण गति से अगर बात की जाए, अभिसरण गति से अगर अभी बात किया हूँ कि अभिसरण गति से अगर प्यारे साथियों यहाँ पे देखते हैं, जब दबाव उत्पन्न होता है एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाती है, इसमें क्या होता है, कहीं तनाव होता है, दबाव उत्पन्न होता है, तो कुछ प्लेटें क्रैक हो जाती है, ठीक है ना, जो कम घनत्व वाली है, और किस दरार बन जाता है। इस दरारी भाग से क्या होता है, मैग्मा बाहर निकलने लगता है। इस मैग्मा के दबाव से भी यहाँ पे टूटी हुई प्लेट विपरीत अवस्था में क्या करती है, गति करने लगती है। के दौरान क्या होता है, इस भूपर्पटी में कंपन उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, ठीक है ना। आइए आगे पॉइंट देखते हैं, ये देख लीजिए उसका ये फिगर है, प्लेट ए है, प्लेट बी है। यहाँ पे देखिएगा दो प्लेटें क्या हो रही है, ये पास आ रही है दो प्लेटें, और इस प्लेटों के नीचे ये जो प्लेट है नीचे जा रही है। यहाँ पे ये प्लेट क्या होगा, ये यहाँ पे मैग्मा में पिघलेगा और पिघलने के दौरान यहाँ से क्या होगा, ये लावा बाहर निकलेगा, ठीक है ना। हाँ, इस दौरान हो सकता है कि ये कम प्लेट ए की देखा जाए, यहाँ पे इस प्लेट पे चटकन आया है और इस चटकन के दौरान जो दरार बना है, इस दरार से ये मैग्मा या लावा बाहर निकलेगा, तो इस पर भी दबाव पैदा होगा, तो ये दूसरे दिशा में क्या हो जाएगा, ये अपसरण करने लगेगा, ठीक है ना। तो अपसरण के दौरान भी क्या होता है, ये पृथ्वी पर यानी भूपर्पटी पे कंपन होता है, इसी कंपन को क्या कहते हैं, ये देखिए ये प्लेटों का टूटना है, ये ना प्लेटों का टूटना है, तो कंपन होता है, जिसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं। पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं के कारण भी प्यारे साथियों ना भूपर्पटी पे कंपन उत्पन्न होता है। जैसे अगर हम बात करें भूपर्पटी पे अधिक दाब के कारण जो होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ क्रियाएं होती रहती हैं, जिससे भूपर्पटी क्या होती है, कंपित होती है, ठीक है ना। भूपर्पटी क्या होती है, कंपित होती है, और इसी कंपित हुए कंपन को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, ठीक है। आइए लेते हैं अगला पॉइंट, मानव जनित कारण क्या होता है, इसको देखा जाए कि मानव जनित कारण क्या होता है, ठीक है। मानव जनित कारण की बात की जाए प्यारे साथियों, तो मानव भूपर्पटी पे कुछ न कुछ क्रियाएं करता है, जैसे बांध बनाना, परमाणु परीक्षण करना, मिसाइल परीक्षण करना तथा उपग्रहों का क्या करना, उपग्रहों का प्रक्षेपण करना।
इस कारण भी धरातल क्या होता है, इस कारण भी धरातल कंपित होता है और इसी कंपित को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, क्या कहते हैं देख लीजिए, इसी कंपित को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक है ना, तो देख लीजिए आपके सामने है, यह है मानव जनित कारण। ठीक है, अब देखते हैं भूकंपित तरंगे। भूकंपित तरंगे क्या होती है, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा प्यारे साथियों कि भूकंपित तरंगे क्या होती है। ठीक है ना, भूकंपित तरंगे क्या होती है। भूकंपित तरंग की बात की जाए प्यारे साथियों, थोड़ा सा इसको यहाँ मैं रख दूँ, यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे रखते हैं ना, ये यहाँ पे रखते हैं। भूकंपित तरंगे क्या होती है प्यारे साथियों, इसको देखिएगा। अगर हम भूकंपित तरंग की बात किया जाए प्यारे साथियों ना, तो इलेक्ट्रिसिटी देखिएगा, इलेक्ट्रिक रिबाउंड थियरी, यहाँ पे भूकंपित तरंग क्या होता है थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। रीड महोदय, ठीक है ना, एक वैज्ञानिक हैं, एक रीड महोदय जो हैं, रीड महोदय के एक उनका एक सिद्धांत है जिसका नाम है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। यहाँ पे न है, ये जो पॉइंट है देखिएगा पुनश्चलन सिद्धांत, इसमें न है प्यारे साथियों। तो ये जो न यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा प्रत्यास्थ भूचलन, यहाँ पे देखिएगा भूस्खलन सिद्धांत जो है कि अनुसार भूकंप के दौरान एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है ना, एक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, और इसी ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, यानी रीड महोदय के प्रत्यास्थ भूस्खलन सिद्धांत के अनुसार भूकंप के दौरान एक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और इसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखा जाए प्रत्यास्थ ऊर्जा के बारे में अगर बात की जाए, तो प्रत्यास्थ ऊर्जा जो होता है प्यारे साथियों, ये जो प्रत्यास्थ ऊर्जा तरंगों के रूप में गतिमान रहती है। ठीक है ना, अर्थात भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगें चलती है जो इस प्रकार है। ठीक है, यानी भूकंप के दौरान जो प्रत्यास्थ ऊर्जा है प्यारे साथियों, इस दौरान 3 तरह की तरंगे, यानी ये ऊर्जा जो तरंगों के रूप में चलती है और ये तरंगे इस प्रकार है। आपके सामने थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ एक बार देख लीजिएगा। भूकंपी तरंगे रीड महोदय के प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत के अनुसार भूकंप के दौरान एक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है जिसे प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। प्रत्यास्थ ऊर्जा तरंगों के रूप में गतिमान रहती है, अर्थात भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगें चलती हैं जो इस प्रकार है आपके सामने। यहाँ पे गौर से देखिएगा प्यारे साथियों, ये जो तरंगे हैं प्राथमिक तरंगे जिसको प्राइमरी वेव्स कहते हैं, यानी इसको पी से डिनोट करते हैं, और दूसरा है द्वितीयक तरंगे जिसको सेकेंडरी वेव्स यानी एस से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और एक है दीर्घ तरंगे जिसको लॉन्ग वेव्स यानी एल से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये जो 3 तरंगे प्यारे साथियों, भूकंप के दौरान ये तीनों तरंगे चलती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि प्राथमिक तरंगे क्या है। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट समझ लीजिए, ये आप देखिएगा ये पृथ्वी है और पृथ्वी में जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं। ठीक है ना, मान लो ये बिंदु है, यहाँ से भूकंप की क्या हुई, उत्पत्ति हुई, और ये इसको क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं। और भूकंप केंद्र के बाद ये जो तरंगे हैं जहाँ पे ठीक अपने ऊपर समकोण पे, ठीक अपने ऊपर प्यारे साथियों इस बिंदु पे पहुँचती है। ठीक है ना, और सबसे पहले यहाँ पे कौन तरंग पहुंचती है, तो सबसे पहले पी तरंग पहुंचती है। यही वजह है कि इसको प्राथमिक तरंग कहते हैं। उसके बाद पी के बाद जो है एस तरंग पहुंचती है प्यारे साथियों, इसीलिए इसे द्वितीयक तरंगे कहते हैं। और सबसे बाद में ये एल तरंगे चलती है जो लंबे समय तक चलती है प्यारे साथियों, इसी को हम लॉन्ग या दीर्घ वेव्स कहते हैं। तो यहाँ पे गौर करिएगा, भूकंप केंद्र से उत्पत्ति के बाद ये तरंगे सबसे पहले समकोण पे यानी उस फोकस के ऊपर यानी अधिक भूकंप केंद्र के ऊपर पहुंचती है, जिसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, यानी ईपी सेंटर कहते हैं। बात करेंगे आगे इसको। ठीक है ना, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। अब आइए देखिए प्राथमिक तरंग ना, प्राथमिक तरंग क्या है, प्राथमिक तरंग क्या है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये प्राथमिक तरंग है। ये तरंगे भूकंप केंद्र के उत्पत्ति के बाद, भूकंप केंद्र के उत्पत्ति के बाद अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है, इसीलिए इसे प्राथमिक तरंग कहते हैं, जिसे पी से दिखाते हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं आगे, जिसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों, जिसे पी से दिखाते हैं। और यहाँ हम बात करें कि इसे पी से दिखाते हैं, इसकी गति सर्वाधिक लगभग 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। और आपको बता दें कि यह कम क्षति पहुंचाती है, इसकी तीव्रता तो ज़्यादा है, इसकी गति तो ज़्यादा है प्यारे साथियों, लेकिन यह कम क्षति पहुंचाती है। ठीक है ना, इसे लंबवत तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा, इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं। आइए आगे बात करते हैं ये तीनों माध्यम में। यहाँ पे देखिएगा अगला पॉइंट है, अगला पेज पे देखा जाए, ये तीनों माध्यम ठोस, द्रव और गैस में चलती है और यह अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंग है ना। अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंग बोला जाए तो क्या, ध्वनि तरंगे, जैसे कि ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग
ये। और इसी तरह ये जो पी तरंगे है यह अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंग है, ठीक है ना। आइए आगे पॉइंट की बात करते हैं। जो पॉइंट इसमें नोट है प्यारे साथियों, आप अपने नोट्स में इसको ऐड कर लीजिएगा कि इसका उदाहरण क्या है। जैसे ध्वनि तरंग है वैसे उसी तरह ये पी तरंग है, अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंग है, ठीक है ना। आइए देखते हैं प्यारे साथियों आगे कि पी तरंग की अगर बात की जाए तो पी तरंग की आवृत्ति क्या है। आवृत्ति की अगर बात किया जाए प्यारे साथियों तो इसकी आवृत्ति अधिक हो। आवृत्ति मतलब यहाँ पे है संख्या से, संख्या से मतलब ये जो पी तरंग इस तरह चलती है तो देखिए ये आवृत्ति है, इसकी ये जो संख्या को दिखा रहा है, ठीक है ना। ये संख्या क्या होती है प्यारे साथियों, तो अधिक होती है, यानी इसकी तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है। और तरंगदैर्ध्य की बात किया जाए प्यारे साथियों, तरंगदैर्ध्य का यहाँ तात्पर्य दूरी से, यानी दूरी की अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा देखिएगा इसके बीच जो ये दूरी है आप देख पा रहे हैं, मान लो ये है ये, इसके बीच ये जो दूरी है प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए अलग कलर से थोड़ा सा इसको दिखावें आपको, यहाँ पे देखिएगा ये जो दूरी है प्यारे साथियों, ये जो दूरी है इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और इससे तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कम होती है। आयाम यानी ऊंचाई, ये जो ऊंचाई यहाँ देख रहे हैं ये वाला, ये जो ऊंचाई इस तरह है इसको क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, यानी ये भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। तो पी तरंग की आवृत्ति यानी संख्या अधिक होती है, तरंग दैर्ध्य यानी दूरी कम होती है, आयाम यानी ऊंचाई क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। और आगे अगर हम बात करें तो यह तरंग जो है ना, यह तरंग मतलब पी तरंग इस की तुलना में 66% अधिक गति से चलती है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि यह इस तरंग की तुलना में यह पी तरंग जो है 66% अधिक गति से चलती है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका पी तरंग। यहाँ पे अगर देख लिया जाए एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे पी तरंग, ये देखिएगा पी तरंग है, प्राथमिक तरंग है। ये तरंग भूकंप केंद्र की उत्पत्ति के बाद अभिकेंद्र पर सबसे पहले पहुँचती है, इसीलिए इसे प्राथमिक तरंग कहते हैं, जिसे पी से दिखाते हैं। इसकी गति सर्वाधिक लगभग 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह कम क्षति पहुँचाती है। इसे लंबवत तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी कहते हैं। ये तीनों माध्यम ठोस द्रव गैस में चलती है। यह अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंग है, जैसे कि ध्वनि तरंगे। पी तरंग की जो आवृत्ति है वह अधिक है, तरंगदैर्ध्य है या दूरी कम है और आयाम भी कम होता है। यह तरंग इसकी तुलना में 66% अधिक गति से चलती है। आइए आपके सामने अब द्वितीय तरंगे है यानी सेकेंडरी वेव्स है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जिसको कि एस से डिनोट करते हैं प्यारे साथियों। अगर हम इसकी बात करें तो यह तरंग यानी इस तरंग की बात किया जाए तो भूकंप मूल के उत्पत्ति के बाद, भूकंप मूल आप समझ गए हैं यानी भूकंप केंद्र, यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसके बाद यह अधिकेंद्र पर पी के बाद पहुँचती है ना, पी के बाद पहुँचती है, इसीलिए इसे द्वितीयक तरंग कहते हैं। और यह केवल ठोस में चलती है, ये पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, यह केवल कहाँ चलती है, तो यह केवल ठोस में चलती है प्यारे साथियों, ठीक है ना। आगे हम बात करें कि यह एक प्रकार की कैसी तरंग है प्यारे साथियों, तो यह एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है, जैसे कि प्रकाश जो तरंग है, ठीक है ना, यह एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है प्यारे साथियों। और इसकी यह औसत क्षति पहुंचाती है, ठीक ना, यानी यह क्षति पहुंचाती है लेकिन एक औसत क्षति पहुंचाती है। पी से थोड़ा सा अधिक क्षति पहुंचाती है, ठीक है ना, पी से अधिक क्षति पहुंचाती है, ठीक है ना, और एल से कम पहुंचाती है, इसलिए औसत क्षति यहाँ पे नोट किया गया है। और बात करें इसकी तीव्रता के बारे में बात करें प्यारे साथियों, तो इस तरह की तीव्रता यानी संख्या की बात करें तो पी से कम है, यानी पी का क्या था, अधिक था तीव्रता, तो उसके तुलना में पी से क्या है, कम है। और तरंगदैर्ध्य क्या है, पी से अधिक है, ठीक है, पी से क्या है, अधिक है, ठीक है ना। आयाम यानी ऊंचाई भी क्या है, इससे पी से अधिक है। पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान देख लीजिएगा, पी को भी देखिएगा, इसको भी देखिएगा, तुलना थोड़ा सा देख कर लीजिएगा सही से कि कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए, ठीक है ना। और इसकी बात किया जाए प्यारे साथियों तो ये देख लीजिए आपके सामने थोड़ा सा, ये मान लो ये आपका पी तरंग है तो उसके तुलना में देखिएगा ये क्या है, एस तरंग है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इस तरंग की गति लगभग 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है यहाँ पे, ठीक है। पी की क्या होती है, 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक उसी तरह इस तरंग की गति कितनी होती है, 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और इस तरंग को गौण तरंग भी कहते हैं, हाँ, इस तरंग को गौण तरंगे भी कहते हैं, यानी ट्रांसवर्स देखिएगा, ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं। तो ये गौण तरंगे हैं, ठीक है ना, इस तरंगे। आइए देखते हैं अगला है दीर्घ तरंगे यानी लॉन्ग वेव्स, ठीक है। लॉन्ग वेव्स यानी जिसको एल से डिनोट करते हैं प्यारे साथियों। अगर हम बात करें इसे लव वेव्स भी कहा जाता है, क्या, इसे लव वेव्स भी कहा जाता है। वह धरातली तरंग भी कहते हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि धरातली तरंग को हम सरफेस वेव्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो दीर्घ तरंगे यानी एल तरंगे यानी लॉन्ग वेव्स जो है सरफेस वेव्स यानी धरातली तरंग, लव तरंग भी कहते हैं इसको, ठीक है। आगे बात करें, यह धरातल के ऊपर चलती है, कहाँ चलती है, यह धरातल के ऊपर चलती है और यह सर्वाधिक नुकसान पहुँचाती है, ठीक है। इसकी गति की बात किया जाए तो बहुत ही क्या होती है, कम होता है, यानी यहाँ पे आवृत्ति की बात की जाए प्यारे साथियों तो इसकी आवृत्ति कम होती है, ठीक है ना। और तरंगदैर्ध्य यानी दूरी क्या होती है, अधिक होती है। और आयाम भी क्या होता है प्यारे साथियों, इसका आयाम भी अधिक ही होता है, ठीक है ना।
और इसकी गति की बात की जाए आपके सामने है तो इसकी गति जो है 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड महज होती है, लेकिन बहुत ही ये क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। देखिए ये इसकी आयाम ज़्यादा है और ये क्या होता है, ये तरंगदैर्घ्य यानी दूरी ये भी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना, ये भी क्या है, ज़्यादा है, लेकिन क्या तीव्रता जो है, आवृत्ति जो है क्या है, ये इसकी कम है, ठीक है। आगे देखते हैं, यह भूकंप मूल के बाद अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती है। जी हाँ, यानी भूकंप मूल के बाद अधिकेंद्र पर सबसे बाद में कौन सी तरंग पहुंचती है, तो एल तरंग पहुंचती है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका पी, एस और एल तरंगों का के बारे में, ठीक है। एक बार इसको पुनः फिर देख लीजिएगा नोट्स को। हाँ, इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, जी हाँ मेरे टेलीग्राम चैनल, ठीक है ना, माई टीचिंग पॉइंट पे मिल जाएगा। अगर आप माई टीचिंग पॉइंट टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। इसका PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेते अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है भूकंपी तरंगों का मापन। भूकंपी तरंगों का मापन देख लीजिए, भूकंपी तरंगों का मापन। भूकंपी तरंगों का मापन की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो भूकंपी तरंगों का मापन सिस्मोग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है, तो भूकंपी तरंगों का मापन सिस्मोग्राफ कहलाता है, ठीक है ना। सिस्मोग्राफ में इसका मापन किया जाता है, ठीक है ना, सिस्मोग्राफ में किया जाता है, जिसमें कई स्केल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसमें अगर देखा जाए तो कई स्केल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से रिक्टर स्केल व मर्केली स्केल क्या प्रसिद्ध है। यानी रिक्टर स्केल जो है यह और मर्केली स्केल जो है यह दोनों क्या है, प्रसिद्ध है प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो वर्तमान में भूकंपी तरंगों को ना रिक्टर स्केल पर ही मापा जाता है, जिसमें 0 से 10 तक, यहाँ पे गौर करिएगा, कहीं 0 से 9 लिखा है तो 0 से 10 याद रखिएगा प्यारे साथियों। 0 से 9 और 9 और 10 नहीं आएगा तो 9 रहेगा, ठीक है ना। तो 0 से 10 तक का क्या होता है, अंकों का प्रयोग किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए क्या, यहाँ पे गौर करिएगा इस पॉइंट, ये आप देखिएगा, आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों कि जो 0 से 10 है, पिछले अगले अंक के तुलना में जो पिछला अंक है प्यारे साथियों, यानी पिछले अंक के तुलना में अगला अंक का जो ये गति होता है प्यारे साथियों, ये 10 गुना होता है। क्या होता है, 10 गुना होता है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे हमने ये पूरा पॉइंट हमने देखा। इस वीडियो बहुत ये वीडियो लंबा हो जाएगा प्यारे साथियों, इसीलिए आपको ये पार्ट 1 में इस भूकंप से संबंधित इतने पॉइंट पे हमने बात किया है, ठीक है ना। अगले पार्ट में हम भूकंप के सभी पॉइंट को हम बता देंगे, यानी क्या होता है भूकंपी एरिया, भूकंपी प्लेट क्या होता है प्यारे साथियों, ठीक है ना, क्या होता है महासागरीय भूकंप, महासागरीय क्या होता है बेल्ट, क्या होता है महाद्वीपीय बेल्ट, क्या होता है मध्य अटलांटिक कटक वो बेल्ट क्या होता है प्यारे साथियों। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, भारत का भूकंप जोन एरिया कौन कौन सा प्यारे साथियों, वो भारतीय भूकंप जोन का यानी एरिया जो होता है किस बेल्ट में आता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्यारे साथियों। आइए एक बार इस पर हम फिर देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार नोट्स को फिर शुरू से आप देख लीजिए और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हम कराएंगे आप उस क्वेश्चन को भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए भूकंप है, एक नज़र इसको देखते जाइएगा। ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं, बस आप देखते जाइए। भूकंप यानी द अर्थक्वेक, भूपटपट्टी में हुए कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के कारण टेक्टोनिक कारण, ज्वालामुखी, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं और मानव जनित है। टेक्टोनिक कारण क्या होता है, भूपटपट्टी क्रस्ट के नीचे 7 बड़ी और 20 छोटी छोटी प्लेटें हैं जो मेंटल भाग में स्थित द्रवित पदार्थ और अथवा मैग्मा पर टिकी हुई है और ये प्लेटें गतिमान अवस्था में हैं। कुछ प्लेटें निकट आती हैं तो कुछ प्लेटें दूर जाती हैं और ऊपर नीचे गति करती है, जिन्हें क्रमशः अभिसारी, अपसारी तथा रूपांतरित गति कहते हैं। प्लेटों के यही गतियाँ भूपटपट्टी पर भूकंप के लिए जिम्मेदार होती हैं, जिसे टेक्टोनिक कारण कहते हैं। नीचे चित्र से आप इसे समझ सकते हैं। ये देखिएगा चित्र में अभिसरण गति है, इसमें दोनों प्लेटें पास आ रही हैं। अब अपसरण गति है, इसमें 2 प्लेटें दूर जा रही हैं। ये रूपांतरित गति हैं जो दोनों प्लेटें ऊपर नीचे गतिमान हैं। यहाँ ज्वालामुखी कारण की बात किया जाए तो प्लेटों के अभिसरण गति के दौरान अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट से जब टकराती है तो उस समय प्लेटों के टकराने से भूपटपट्टी पर कंपन होता है और उसी दौरान कम घनत्व वाली प्लेट टूट जाती है और प्लेट के नीचे और एक प्लेट के नीचे उपस्थित मैग्मा बाहर आने लगता है, जिससे टूटे हुए प्लेटों का दबाव पड़ता है जिससे टूटे हुए प्लेटों पर दबाव पड़ता है। इस दौरान भी भूपटपट्टी पे कंपन होता है। इसी कंपन को ही तो भूकंप कहते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिए चित्र में प्लेट ए है, प्लेट बी है, यहाँ पे अभिसरण हो रहा है। यहाँ पे गौर करिएगा, ये अभिसरण हो रहा है और अभिसरण के दौरान दबाव होने से ये प्लेट क्या हो रहा है, ये प्लेट टूट जा रही है और ये प्लेट टूटने के बाद यहाँ पे सी प्लेट में ये ए बी और ये टूटते हुए के बाद ये सी प्लेट में बदल जाता है और यहाँ पे अपसरण की क्रिया होने लगती है, ठीक है ना। यहाँ पे गौर करिएगा, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं हैं। भूपटपट्टी के अधिक दाब के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ क्रियाएं होती रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूपटपट्टी कंपित होता है, ठीक है ना। आइए आगे देखा जाए प्यारे साथियों।
आगे आइए देखें मानव जनित कारण क्या है। मानव भूपर्पटी पे कुछ न कुछ क्रियाएं करता है, जैसे बांध बनाना, परमाणु परीक्षण करना, मिसाइल परीक्षण तथा उपग्रहों का प्रक्षेपण करना। इस कारण भी धरातल कंपित होता है। भूपर्पटी यहाँ पे देखिए भूकंपी तरंगे इलेक्ट्रिक, यहाँ पे देखिए भूकंपी तरंगे, ठीक है ना। यानी यहाँ पे देखा जाए तो सिस्मिक वेव्स की अगर बात की जाए तो रीड महोदय के प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत यानी इलेक्ट्रिक रिबाउंड थियरी के अनुसार भूकंप के दौरान एक ऊर्जा उत्पत्ति होती है जिसे हम प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। प्रत्यास्थ ऊर्जा तरंगों के रूप में गतिमान रहती है। अर्थात यहाँ पे बात की जाए तो अर्थात भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगें चलती हैं, जो इस प्रकार हैं: प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और दीर्घ तरंगे, ठीक है। यहाँ प्राथमिक तरंगों के बारे में देखिएगा। ये तरंगें भूकंप केंद्र की उत्पत्ति के बाद अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है, इसीलिए इसे प्राथमिक तरंग कहते हैं, जिसे पी से दिखाते हैं। इसकी गति सर्वाधिक लगभग 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह कम क्षति पहुंचाती है। इसे लंबवत वेव्स यानी लंबवत तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी कहते हैं। ये तीनों माध्यम में ठोस, द्रव, गैस में चलती है। यह अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंग है। पी तरंग की अगर बात की जाए तो इसकी आवृत्ति यानी संख्या अधिक है, तरंगदैर्ध्य कम है और आयाम भी क्या होता है, कम है। और यह तरंग एस की तुलना में 66% अधिक गति से चलती है। द्वितीयक तरंगे और बात की जाए सेकेंडरी वेव्स, तो यह तरंग भूकंप मूल की उत्पत्ति के बाद अधिकेंद्र पर पी के बाद पहुंचती है, इसीलिए इसे द्वितीयक तरंग कहते हैं। यह केवल ठोस में चलती है। यह एक प्रकार अनुप्रस्थ तरंग है। यह औसत क्षति पहुंचाती है। इसकी तीव्रता पी से कम, तरंगदैर्ध्य पी से अधिक और आयाम पी से अधिक होता है। इस तरंग की गति लगभग 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और इस तरंग को गौण तरंगे या ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा दीर्घ तरंगे लॉन्ग वेव्स, इसे लव वेव्स या धरातली तरंगे यानी सरफेस वेव्स भी कहते हैं। यह धरातल के ऊपर चलती है। यह सर्वाधिक नुकसान पहुँचाती है। इसकी आवृत्ति संख्या कम, तरंगदैर्ध्य दूरी यानी अधिक होता है, आयाम अधिक होता है। इसकी गति 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह भूकंप मूल के बाद अधिक केंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती है। भूकंपित तरंगों की बात की जाए तो इसका मापन भूकंपित तरंगों का मापन सिस्मोग्राफ में किया जाता है, जिसमें कई स्केल का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल प्रसिद्ध है। वर्तमान भूकंपित तरंगों को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, जिसमें 0 से 10 का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग प्यारे साथियों। अगर यह नोट्स अगर बेहतर लगा हो प्यारे साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए प्यारे साथियों। अगर बेहतर लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।